Hello students, today I am going to teach you the poem The Voice of the Rain by Walt Whitman. The poem Voice of the Rain is a celebration song of the rain. The poet Walt Whitman has very beautifully brought forth the importance of rain. बच्चों, वॉइस ऑफ द रेन बारिश के आने की खुशी में पोएम लिखी गई है और कवि वॉल्ट विटमैन ने इसको बारिश की इम्पोर्टेंस को, महत्व को बहुत अच्छी तरह इसमें दर्शाया है. ही हैज़ personified rain. Literary devices we have already read in the previous poem. So personified here, rain is personified is a literary device. तो मनुष्य के साथ कंपेयर किया गया है इस कविता को, बारिश को. The rain itself is explaining to the reader about its origin, work and other details. Have you heard the voice of the rain? Have you talked to the rain? But in this poem, the rain talked with the poet. The poem presents the cyclic movement of the rain. लेकिन इस कविता में कवि से बारिश बात करती है और बारिश का क्या मूवमेंट, बनने का तरीका और कैसे बादल बनते हैं और वापस कैसे वो बूंदों के रूप में बरसती है, तो इस सारे प्रोसेस को इस पोएम में दिखाया गया है. एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार. दाउ here means you. This is the old English word. So earlier it was used thou, but it means you. So the poet asks the rain, whose creation are you? तुम किसकी कला हो? I here means I is used for poet. To the soft falling shower. हल्की हल्की जो बारिश हो रही है उससे कवि पूछता है कि तुम किसकी कला हो. विच स्ट्रेंज टू टेल, जो बड़ी अजीब बात है. गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड. बारिश जवाब देती है कवि को वापस, जो आपके लिए ट्रांसलेट किया गया है इन इंग्लिश. द पोएट आस्क्स द रेन हु इट इज़. And very strangely indeed, the rain starts to answer the question, which the poet translates. The rain begins by telling the poet that it is the poem of the earth. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. So, first two lines are by the poet. Now, third line is the answer of the rain. पहली दो लाइनें कवि ने बारिश से पूछी हैं, जबकि तीसरी लाइन आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ से अब जब आगे पढ़ रहे हैं ये सारी बारिश की आवाज़ है. वॉइस ऑफ द रेन कहती है कि मैं इस धरती पर एक कविता के रूप में आई हूँ. द रेन बिगिन्स बाय टेलिंग द पोएट दैट इट इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ. Eternal I rise, impalpable out of the land, impalpable, untouched, out of the land and the bottomless sea. Rain is eternal, eternal जो हमेशा रहती है, and can't be touched. Impalpable already can't be touched. It rises from land. ये कहाँ से उठती है? धरती से. एंड द बॉटमलेस सी, समुद्र से. बच्चों, आपने इवेपोरेशन सुना होगा, भाप बनने का की प्रक्रिया. तो ये हमेशा चलती रहती है, दिन रात, गर्मी सर्दी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही दिनों में बादल भाप ऊपर बनकर जाती है और बादल बन जाते हैं. दिस इज़ एटर्नल प्रोसेस, चलता रहता है. अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड. और ऊपर जाकर कहाँ जाती है? ऊपर हेवन की तरफ, स्काई की तरफ. वेंस, वेंस हेयर मीन्स वेन. वेगली फॉर्म्ड,
जब कंडेंस हो जाते हैं, इनडेफिनिट मैनर में इकट्ठे हो जाते हैं, ऑल टुगेदर चेंज येट द सेम, चेंज हो जाती है रेन और फिर सेम बन जाती है। व्हाट इज़ द प्रोसेस, क्या है? बारिश पानी होती है, नीचे आती है। इसका प्रोसेस क्या है? धरती या समुद्र से, लैंड और बॉटमलेस सी से, जो छुआ नहीं जा सकता। भाप को अभी आपको हर समय दिखाई दे रही होती है, भाप नहीं दिखाई देती ना। अगर हम कहीं पानी गिराते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, सूख जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर इकट्ठा होता जाता है, और जब इनडेफिनिट फॉर्म में ये क्लाउड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो नीचे आती हैं, फिर पानी के रूप में येट द सेम, बादल अपने आप टकराते हैं और वो पानी के रूप में नीचे आ जाती है, जेट द सेम, फिर वापस उसी फॉर्म में आ जाती। आई डिसेंड, डिसेंड मीन्स कम डाउन, टू लेव द ड्राउट्स, लेव वॉश बाथ, ड्राउट्स ड्राइनेस। रेन कहती है कि मैं किस लिए आती हूँ धरती पर? सूखे को ख़त्म करने के लिए, सूखे को मिटाने के लिए। एटॉमिस डस्ट layers of the globe just to remove the atoms, dust particles from this globe। इस धरती से धूल के कणों को, टाइनी पार्टिकल्स को, इस संसार से, मिट्टी को, सूखे को शांत करने के लिए मैं इस धरती पर आती हूँ। And all that in them without me were seeds only, latent unborn। और जो भी इस लैंड पर अगर मैं नहीं आती तो, रेन कहती है कि अगर मैं नहीं आती तो वो सब कुछ अनबॉर्न रह जाता है। अनबॉर्न, खिल नहीं पाते। जितने भी प्लांट्स होते हैं धरती पर या पौधे हैं वो अनबॉर्न रह जाते हैं। Rain falls on the earth, it washes the layers of dust, it quenches the thirst of the earth। The rain further explains that without it there would be no plants or trees on the earth, as the seeds will remain hidden without germinating and growing into plants। तो बारिश कहती है कि अगर मैं नहीं आऊँगी तो पेड़ पौधे नहीं खिल पाएंगे मेरे बिना। And forever, by day and night, I give back life to my own origin। The rain says that it is born from the earth and gives life to it। तो रेन कहाँ से उत्पन्न हुई? अर्थ से ही इवेपोरेट होकर गई। तो वापस मैं अपने ही ओरिजिन में, जहाँ से मेरा ओरिजिन हुआ है, धरती से या बॉटमलेस सी से, वहीं वापस आती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और आकर डस्ट पार्टिकल्स और एयर को प्योरीफाई कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। द होल सराउंडिंग्स लुक ब्यूटिफुल आफ्टर इट रेन्स, सो इट बिकम्स ब्यूटिफुल एंड प्योर। So up to this line, this is the answer of the rain. First two lines are by the poet, and third to almost 8th line, this is the answer of the rain. For song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns। Last two lines are not the rain's words, they are general comment by the poet, and hence they are in the brackets। Usually question comes in this way, why the last two lines are written in brackets? So you have to answer, this is the general comment of poet, this is not the voice of the rain। ये बारिश की आवाज़ नहीं है, ना ही कवि की आवाज़ है। कवि ने सिर्फ इसके जनरल कमेंट किया है। द पोइट सेज दैट द रेन इश्यूज फ्रॉम इट्स ओरिजिन अर्थ, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग
its work goes back to origin, whether somebody notices or not. Reckoned here means cared. Rain says that whether anybody cares me or unreckoned, not cared me. Duly with love returns, I come back to earth, on this earth, to clear or purify or beautify this earth. So meanings we have already done while explaining the poem. Impalpable, something that cannot be touched. Lave, wash. Atoms, tiny particles. Latent, hidden. So the most important poetic device here is used. The rain is personified here. Personification is the main poetic device. Then paradox is used. I give back life here in the line. I give back life I give back life to my own origin. Paradox actually is the self contradictory statement. एब्जॉर्ब जिसको बोलते हैं कि खुद ही उसका विरोध किया गया हो या फिर कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोला गया हो. तो बारिश खुद ही बता रही है कि मैं वापस आती हूँ अपने ओरिजिन को लाइफ देने के लिए. कि बारिश आएगी, पानी धरती पर आएगा, दोबारा तभी इवेपोरेट होगी. तो ये कई बार हमें झूठ भी लगता है, मिथ्या भी लगता है. तो पैराडॉक्स होता है कि जिसमें या तो बढ़ा चढ़ा कर बोला गया हो या कुछ झूठ हो. देन all that unborn, then all that in them without me were seeds only, latent unborn. This is hyperbole. In this statement also exaggerate किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है सिचुएशन को, जिसमें रेन अपने बारे में बता रही है कि मेरे बिना ये जो पौधे हैं वो उग नहीं सकते. क्लियर? सो द मेन poetic devices are personification, paradox and hyperbole. But image of the rain is also created by the poet before our eyes. So here are the questions. Textual questions you have to do in your notebooks. In the very first line we have discussed this question. There are two voices in the poem. We have already done. One is the poet's voice, another is the voice of the rain. Who do they belong to? One is the poet and another is rain's voice. Which line indicate this? First two lines are by the poet and third to eighth line is by the rain, and after that last two lines are general. First to eighth or ninth line you can also write. Next question is, what does the phrase strange to tell mean? The phrase refers to strange phenomena. अजीब बात बताता है. The rain gives an answer, कि बारिश जवाब देती है. This is very strange. To the poet's query, it is surprising to report the answer. That's why strange to tell means it is very strange that rain answer back to the poet, कि बारिश जवाब देती है. Third question is, there is a parallel drawn between rain and music. Which words indicate this? Explain the similarity between the two. The following words or phrases indicate the parallel between rain and music. Poem of earth. Eternal I rise, impalpable out of land and the bottomless sea. And the last two lines, very important, for song duly with love returns. So we have already discussed, this is the general comment and discussed by poet only. This is not the voice of the rain.
both originates from a source, both song and voice originate from a source, rise up, reach fulfillment, wonder about whether cared about or not, and finally return to the source of origin with love. See in the example, बेटा कोई भी म्यूज़िक है वो जो भी पोइट होता है, लिखता है, और या फिर जो उसको कंपोज़ करता है वो दिल से उस म्यूज़िक या पोएम या गाने को लिखता है। कई बार ध्यान ना देने पर भी उसके कुछ शब्द हमारे होठों पर आ जाते हैं और हम गुनगुना देते हैं। तो जब वो एक दिल से निकला, दूसरे लोगों के दिलों में उसको स्थान मिल गया उन वर्ड्स को। आप कोई भी सॉन्ग ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो, तो दैट इज़ विद द कंपैरिजन ऑफ रेन, कि अपने ओरिजिन से वो किसी के हार्ट से निकला और किसी और के हार्ट में उसने अपना प्लेस बना लिया। सो अगेन वो अपने ओरिजिन प्लेस पर पहुंच गया। ऐसे ही बारिश धरती से या समुद्र से उठती है और वापस वो वहीं पर पहुंच जाती है। पूरा प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस करने, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन आपने साइंस में पढ़ा हुआ होगा। तो वो प्रोसेस करने के बाद अगेन अर्थ पर वापस आ जाती है। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन रेन एंड म्यूज़िक। म्यूज़िक आप सॉन्ग भी ले सकते हो, किसी इंस्ट्रूमेंट का म्यूज़िक भी ले सकते हो जो उसको क्रिएट करता है, दिल से करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम? कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस। साइंस में आपने बेटा साइक्लिक मूवमेंट पढ़ा ही हुआ है। रेन वाटर राइजेज अनटच्ड आउट ऑफ द लैंड एंड deep sea and gathers in the sky, where it changes form and then comes down to the earth to bathe the dry tiny particles of dust layers and all that lies buried under it. Then it returns to the place of its origin. Science textbooks also indicate that water vapors from the rivers and oceans rise up to the sky due to the intense heat. They assume the form of clouds and after condensation drops come down as rain. The water flows back through rivers to the seas and oceans. Same process है, जैसे बारिश नीचे से ऊपर जाती है फिर वापस नीचे ही धरती पे आ जाती है, ऐसे ही साइंस में भी इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन कम बैक। तो वो प्रोसेस इसमें आपको कंप्लीट लिखना है। Why are the last two lines put within the bracket? While teaching, I have discussed these two lines. These two lines contain a comment about music and its cycle. These differ from the first 9 lines. The first 2 lines are the voice of the poet, whereas the lines 3rd to 9 is spoken by rain. So these 2 lines are put in bracket because these are the general comment by the poet on music and it is compared with the rain only. So the cycle of song is put within bracket to mark the difference in speaker but similarity to content. ये उस कविता के साथ इसका समानता है, लेकिन ये अलग दिखाने के लिए कि कवि की आवाज़ कौन सी है, बारिश की आवाज़ कौन सी है, और ये ना तो कवि की आवाज़ है और ना ही बारिश, क्योंकि उनकी बातचीत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट्स फाउंड इन द पोएम। राइज, डिसेंड, डे, नाइट, रेकन, अनरेकन, दीज आर द अपोजिट पेयर। ऊपर उठना, नीचे आना, दिन, रात, केयर करना, नहीं करना, रेकन, अनरेकन, वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द पोएम। Notice the following sentence patterns. And who art thou, said I to the soft falling shore. I here means poet. I said to the soft falling shore, to the rain, who are you? Who are you? Who art thou? Thou I have explained you, and art means are. So this is the old English. Next is, I am the poem of earth, said the voice of the rain.
The voice of the rain said, I am the poem of earth. This is the simple. Only the sentence construction is different. Eternal I rise. I rise eternally. Always. Process is going on. For song duly with love returns. That means with love it come back. Clear? You have to maintain these questions in your notebook. In case of any problem, you can contact me. Thank you.